याद दिलाया कि कांग्रेस और पूरा गांधी परिवार बौखलाया। राहुल सन्नाटे में, खड़गे बचाव में बीजेपी ने इमरजेंसी को लेकर गजब बवाल काटा। गांधी परिवार की चल गई होती तो क्या देश में कभी चुनाव ही ना होते। इमरजेंसी के असल मकसद का चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा हूं। और क्या इमरजेंसी के बाद राहुल, प्रियंका, राजीव गांधी और सोनिया गांधी इटली शिफ्ट होने वाले थे, आज इसके बारे में भी बात होगी। देखिए, पिछले 11 साल से एक इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा, ये तो सबको दिख रहा है। ये वो इकोसिस्टम है जो कभी नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलता है, कभी हिटलर बोलता है, कभी संविधान विरोधी बताता है, कभी कहता है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, कभी कहता है कि मोदी तो है, अब चुनाव ही नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, वगैरह वगैरह। 10-11 साल से कुछ कुछ लाइन बदलते हैं और फिर अपना बोलते हैं। कभी कहता है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ पर झूठ फैलाते इस इकोसिस्टम के मुंह से कभी यह नहीं निकला कि इस देश में जो असल में इमरजेंसी लगी थी, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो लोकतंत्र का काला अध्याय था इस देश का, उस पर कभी इन्होंने बात की है। आज 50 साल हो गए उस इमरजेंसी को, जिसमें पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। इंदिरा गांधी का जो भी विरोध करता था, उठाया, पकड़ा, जेल में। पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, कलाकारों का मुंह बंद कर दिया गया, जनता के अधिकार छीन लिए गए। यानी जो मन में आया वो किया गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिसने रोका टोका उसको चुन चुन के निपटा दिया गया, जेलें ठसाठस भर दी गई। ऐसी होती है तानाशाही बॉस। ऐसी नहीं कि मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी को जो है हिटलर बता दो, मोदी कुछ नहीं कर रहा। ऐसी नहीं होती तानाशाही। ऐसी होती है कि 1 करोड़ नसबंदी कर दो और कोई बोल ना सके। ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से आज आपको बताऊंगा इमरजेंसी के, कि ये जो युवा पीढ़ी आज जिसने इमरजेंसी को देखा नहीं है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किस मुंह से लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी को ये लोग आए दिन कोसते रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी होती तो पीएम को कोसने वाले सारे जेल में होते। जो राहुल गांधी संविधान की कॉपी जेब में लेकर चलते हैं, लहराते हैं, क्या उनको अपनी दादी इंदिरा गांधी का इतिहास नहीं पता है? सब पता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं करते, क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि पब्लिक तो लिख रही है भाई सोशल मीडिया पे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी कहते थे बैलेट पेपर से चुनाव गलत है, राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। इनका पूरा सिस्टम ही यही हिसाब है कि हम चुनाव हार जाएं तो पूरा मामला गड़बड़ है। हालांकि ये लोग हर बात में इंदिरा गांधी का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात आती है इनका मुंह सिल जाता है। इमरजेंसी का चैप्टर खोलने पर ये लोग नरेंद्र मोदी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात तो होगी, चैप्टर तो खुलेगा। और आज इमरजेंसी का ऐसा चैप्टर पाठशाला में खुलेगा जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा के करीबियों ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। यह वो प्लान था जो अगर चल जाता तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होता। बॉस, बहुत ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी के वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इस देश को चाइना जैसा सिस्टम बना दो, कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते रहते हैं कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव ना होने देने वाला प्लान तो इंदिरा गांधी के लोग बनाकर बैठे थे, और वो भी आज से 50 साल पहले। अगर इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का प्लान कामयाब हो जाता तो आज की डेट में देश में सिर्फ एक पार्टी चल रही होती, बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम बन जाता। न संविधान होता, न लोकतंत्र होता, न चुनाव होते, न अदालतें होती, न मीडिया होती। पूरे देश में बस एक परिवार का राज चल रहा होता। और इसलिए आज आपको इमरजेंसी को याद करते हुए ये सारी बातें इस चैप्टर में देखनी चाहिए। आज उन पार्टियों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके नेता इमरजेंसी में जेल गए, लेकिन आज इमरजेंसी पर उनकी जुबान सिल गई। लेकिन पहले आपातकाल पर जो बवाल आज मचा, उसका एक ट्रेलर देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त
आपातकाल लगाया। इमरजेंसी को कांग्रेस और गांधी परिवार याद नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे भूलने नहीं देना चाहता। आज की पीढ़ी को तो इमरजेंसी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी यही नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां इमरजेंसी को भूल जाएं। और इसलिए आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके यह कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। आपातकाल के दौरान लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदान को याद किया गया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पीएम मोदी और बाकी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही संविधान, लोकतंत्र और संघीय भावना को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को भी इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में जागरूक करना चाहिए। और यह सब करने के पीछे पीएम मोदी की मंशा यही याद दिलाना है कि देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। उसे कुचल कर अगर सत्ता चलाई जाए तो उसके कितने भीषण परिणाम होते हैं, यह देश कभी ना भूले। और यह सिर्फ इमरजेंसी को याद रख के सीखा जा सकता है। आप सुनिए एक बार इमरजेंसी को लेकर संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुंह पर क्या कहा था और कैसे इंदिरा गांधी को घेरा था। फिर आपको इमरजेंसी के काले इतिहास की एक एक चीज बताऊं। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। सत्ता चली न जाए इसलिए इमरजेंसी की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भयंकर प्लानिंग हुई थी इस देश में चुनावी सिस्टम को खत्म कर देने की, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। 50 साल पहले कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया था, बनाया था, आज पीएम मोदी ने उसका चैप्टर फिर से खोला तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे ड्रामा बताने लगे। वो ये थ्योरी लेकर आ गए कि राहुल गांधी जगह जगह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ये ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए आज इमरजेंसी की बातें कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इमरजेंसी की बातें हो रही। इनके हिसाब से इनका मन करेगा तो ये सावरकर के बारे में बात कर सकते हैं। सावरकर को डरपोक बताने का अपना कोई एक नैरेटिव चला सकते हैं, चाहे वो इतिहास से मैच हो या ना हो। इनका मन करेगा तो भाई बीजेपी जो है या फिर आरएसएस जो है वो आजादी के वक्त क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। तब इनको महंगाई पे चर्चा नहीं समझ में आती है, तब बेरोजगारी पे चर्चा समझ में नहीं आती है। इनका मन करेगा तो इतिहास में जाएंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी के इतिहास में ना जाए, उससे इनको दिक्कत है। काहे भाई? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो देश को इमरजेंसी को तो भूल ही जाना चाहिए। खड़गे कह रहे हैं कि इमरजेंसी को फिर से उछालने का मतलब ही क्या है? ये इतिहास के पन्ने ढूंढ ढूंढ के लाएं और अपने हिसाब से फाड़ के उसको इधर उधर चिपका के कहानी सुनाएं, वो ठीक है। दूसरा आदमी जो है वो इमरजेंसी भी ना बात करे, उस पर इमरजेंसी की बात ना करे। सुनिए एक बार खड़गे ने क्या कहा, फिर बताऊंगा सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कह दिया। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि 50 साल बाद इमरजेंसी को याद ही क्यों किया जा रहा है।
जबकि यही कांग्रेस जब कहीं फंसने लगती है तो आजादी की लड़ाई में अपने योगदान को गिनाती है। 1971 की जंग में इंदिरा के साहस की बात इनको याद दिलाने में, इतिहास को याद करने में दिक्कत नहीं है। और इसी बात पर आज बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को जवाब भी दिया। संबित पात्रा ने पूछ लिया कि सोनिया गांधी और उनके माता पिता का आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान था। सुनिए जरा। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कांग्रेस का बस चले तो वो देश से इमरजेंसी के सबूत तक मिटा दे। कांग्रेस चाहती है कि इमरजेंसी के काले अध्याय को देश ऐसे ही भूल जाए, कोई बात ना हो इस पर, कोई चर्चा ना हो। लेकिन पिछले साल ही पीएम मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, ताकि देश इस दिन के इतिहास से जुड़ी यादों को कभी ना भूले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पीएम मोदी यही चाहते हैं कि इमरजेंसी पर बात हो, ताकि लोगों के जहन में यह बात हमेशा रहे कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं और असल तानाशाह होता कैसा है। इतना नरेंद्र मोदी को ये लोग गाली दे देते हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता, फिर भी कहते हैं मोदी तानाशाह है। लेकिन असल तानाशाह कैसा होता है वो इमरजेंसी के दौरान जब देखने को मिला तो उस पर बात नहीं करने देना चाहते। सुनिए अमित शाह को। लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इमरजेंसी का जितना अत्याचार संघ और बीजेपी के नेताओं ने झेला, उतना ही अत्याचार उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर भी हुआ जो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हैं और भूल गए कि कैसे कांग्रेस ने उनके दल के मुखिया को जेल में डलवा दिया था। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव ने इमरजेंसी में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन आज अखिलेश यादव कांग्रेस की इमरजेंसी पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। बल्कि अखिलेश यादव को तो इस बात से भी दिक्कत है कि बीजेपी इमरजेंसी पर बात क्यों कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि जिस इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी में मुलायम सिंह के साथ क्या क्या हुआ था जो अखिलेश यादव शायद भूल गए। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पर पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी अघोषित इमरजेंसी चल रही, तो भाई पब्लिक नरेंद्र मोदी को हटा क्यों नहीं रही? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था जनता ने। नरेंद्र मोदी की अघोषित इमरजेंसी 11 साल से चल रही है और पब्लिक उन्हीं को चुने जा रही है। अखिलेश यादव को बीजेपी का शासन अघोषित इमरजेंसी दिखता है, लेकिन जिस वक्त देश पर इमरजेंसी थोप कर उनके पिता मुलायम सिंह यादव को जेल में डाल दिया गया था, उस पर इमरजेंसी पर वो कुछ नहीं बोलते। जबकि इमरजेंसी के दौरान नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को करीब 1.5 साल जेल में रहना पड़ा था।
मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे तो उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को सम्मानित किया। अक्टूबर 2022 में उनके निधन पर पीएम मोदी ने उन्हें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का प्रमुख सैनिक कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी। उस इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव के अलावा लालू प्रसाद यादव भी ऐसे नेता थे जो जेल गए थे। लेकिन आज मोदी विरोध और कांग्रेस के साथ के चक्कर में आरजेडी भी इमरजेंसी पड़ चुका है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि उस आपातकाल से ज्यादा खतरनाक स्थिति आज है। सपा और आरजेडी ये दोनों पार्टियां आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं। इसलिए इमरजेंसी पर कांग्रेस को कोसने के बजाय दोनों पार्टियां बीजेपी को कोस रही। आज की स्थिति को इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक बता रही, जबकि इमरजेंसी में तो क्षेत्रीय दलों को कुचलने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था और आज तो ये पार्टियां सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेती हैं, लेकिन इनको मोदी तानाशाह दिखते हैं। सुनिए अखिलेश और लालू जैसे नेताओं पर बीजेपी क्या कह रही है। इसका मतलब लोकतंत्र का जो ये काला अध्याय है उस पे वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। देखिए, लोकसभा में जब ये विषय आया था इमरजेंसी का कोई चर्चा, तब अखिलेश जी का चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा मुलायम सिंह जी तो जेल में रहे। आरजेडी के लोगों का भी चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा लालू जी भी जेल में रहे हैं। इतना अन्यायकारी कालखंड को अगर वो देश के लिए हितकारी बताते हैं तो इससे बेशर्मी की बात कोई और हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। आप देखिए, इंडी गठबंधन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी नफरत भरी है कि वो कुछ नेता अपने ऊपर हुए जुल्म तक को भूल गए। जैसे केरल के सीएम पिनराई विजयन ने आज इमरजेंसी को याद करते हुए उसे काला अध्याय बताया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। जबकि इमरजेंसी के दौरान पिनराई विजयन पर बहुत जुल्म हुए थे। उन्हें 28 सितंबर 1975 को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पिनराई विजयन ने खुद बताया कि कैसे जेल में उन्हें बहुत पीटा गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो लॉकअप में 5 पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह मारा। पिनराई विजयन को इतना मारा गया कि वो अपने पांव पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। 15 से 20 मिनट तक उन्हें पीटा गया था। पिनराई विजयन को मारते मारते उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। वो पूरी रात जेल में फर्श पर अंडरवियर में सोए थे। पुलिस के अत्याचार में उनकी टांग टूट गई थी, उनका चेहरा बिगड़ गया था। इतनी यातनाएं झेलने वाले पिनराई विजयन क्या कह रहे हैं कि आज अघोषित इमरजेंसी चल रही है। क्या हुआ इसमें से इनके साथ जो उस वक्त हुआ था? जो लोग पीएम मोदी को तानाशाह बता रहे हैं उन्हें आज पीएम मोदी को भी सुनना चाहिए। पिछले साल टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि भाई आपको तो लोग हिटलर बोल देते हैं, तानाशाह बोल देते हैं, कहां है इमरजेंसी? सुनिए पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरव्यू में क्या बात कही। देखिए, जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। हम ये जो शहर है ना, इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट है, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? हालांकि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को ऑपोजिशन तानाशाह बताता है, लेकिन इस देश के बड़े वर्ग को नहीं पता कि तानाशाही जैसा व्यवहार इमरजेंसी के दौरान कैसे हो रहा था। आपको वो इतिहास जानना चाहिए, कैसे इस देश में चुनावी सिस्टम खत्म करने की साजिशें हो रही थी। इस देश को चाइना बना देने का प्रयास हो रहा था और इंडी गठबंधन में ऐसे गजब गजब नेता भरे हैं, जरा पहले उनको भी एक बार देख ही लीजिए, फिर इतिहास के पन्ने खोलता हूं। एक है संजय राउत। ये भाई साहब तो उल्टी ही बात ही करते हैं। इंदिरा गांधी को जिस इमरजेंसी को कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाती, उस इमरजेंसी के बारे में संजय राउत कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए आपातकाल लगाया था। सुनिए भाई साहब को जरा। और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त
आपातकाल लगाया था। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। आप देख रहे हैं, डिफेंड करने का लेवल देख रहे हैं कि संविधान में ही इमरजेंसी का प्रावधान है, तो इंदिरा गांधी ने जो किया वो संवैधानिक था इमरजेंसी लगाना। तो बॉस, तो फिर नरेंद्र मोदी लगा दे तो चलेगा कि भाई संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान है, मोदी भी लगा दे फिर। तब तो भाई सब पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगेंगे। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भाई मोदी कहते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसी इमरजेंसी की स्थिति, इमरजेंसी लगा देता था। संजय राउत इमरजेंसी पर कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं, सोचिए। जबकि कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में राहुल गांधी इमरजेंसी के सवाल पर ऐसा फंस गए थे कि उन्हें यह मानना पड़ा था कि इमरजेंसी एक गलती थी। इमरजेंसी पर राहुल गांधी का यह पुराना बयान सुनिए। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. मतलब जो चीज कांग्रेस नहीं डिफेंड कर पाती है उसको संजय राउत डिफेंड कर रहा है। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रहती है और इसलिए कोई उन्हें इमरजेंसी याद दिलाता है तो बहुत चुप जाता है। लेकिन पीएम मोदी इमरजेंसी की बात इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इमरजेंसी का दौर झेला है। इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी इस तरह अपने भेष बदलकर इधर उधर घूमते फिरते थे। कभी सरदार जी के भेष में नजर आए, कभी किसी और भेष में नजर आए। नरेंद्र मोदी उस वक्त शहर शहर घूमकर लोगों को इमरजेंसी के खिलाफ जागरूक करते थे। इमरजेंसी के खिलाफ जो प्रचार सामग्री थी उसे लोगों तक पहुंचाते थे। पीएम मोदी ने उन दोनों को याद करते हुए आज कहा कि वो तब एक युवा आरएसएस प्रचारक थे। बीजेपी ने आज बताया कि इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी बटुक भाई और स्वामी जी जैसे बदल कर नाम रखकर, वेशभूषा रखकर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने जेल में बंद नेताओं से मिलने के लिए एक स्वामी जी का भेष धारण किया और वहां 1 घंटे तक गुप्त रूप से बैठक की। इमरजेंसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पीएम मोदी ने उस वक्त सलून में प्रचार सामग्री रखी ताकि वहां आने वाले लोग उसे पढ़ सकें। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने संतों और दूसरे धार्मिक नेताओं के जरिए यह इमरजेंसी के खिलाफ सामग्री गांव-गांव तक पहुंचवाई। शुरू से पीएम मोदी के साथी रहे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी के संघर्ष का जिक्र किया और उसके बारे में बताया। इमरजेंसी का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसके अत्याचारों को झेला है, इसलिए इमरजेंसी की बात करने पर कांग्रेस उखड़ जाती है। कांग्रेस का तर्क है कि आज की बात करो, 50 साल पुरानी बात करके फालतू का काम मत करो। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के राज में संविधान संकट में, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई। भाई ये सब बोलने से नहीं होगा ना, पब्लिक देख रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ने प्रेस की आजादी छीन ली, मीडिया पर कब्जा कर लिया, पत्रकारों को खरीद लिया है और मीडिया अब सरकार की गोदी मीडिया बन गई। लेकिन सच यह है कि मीडिया को कुचलने का काम तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने किया था। इमरजेंसी की घोषणा होते ही दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई। 7 विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित कर दिया गया था। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत आने पर बैन लगा दिया गया था। 46 से ज्यादा पत्रकारों, 2 कार्टूनिस्ट, 6 फोटोग्राफर की मान्यता छीन ली गई। लगभग 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। सरकार की आलोचना करने वाले लगभग 290 अखबारों से सरकारी विज्ञापन वापस ले लिए गए। यह होता है मीडिया को कंट्रोल करना। इमरजेंसी के दौरान सख्त आदेश थे कि प्रेस को सरकार का माउथपीस बनकर काम करना पड़ेगा। सभी अखबार मालिकों को फरमान जारी कर दिया गया था कि सरकार से अनुमति लिए बिना ना तो कोई खबर छपेगी ना कोई अखबार निकाला जाएगा। उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे, लेकिन संजय गांधी के कहने पर उनकी जगह विद्याचरण शुक्ला को मंत्री बनाया गया। इसके बाद हर अखबार के दफ्तर में एक सेंसर अधिकारी बैठाया गया जिसकी इजाजत के बगैर कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनी प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया गया था। रेडियो और दूरदर्शन पर सख्ती से नजर रखी जाती थी कि कोई सरकार विरोधी शब्द तक प्रसारित ना हो जाए। पीटीआई, यूएनआई और हिंदुस्तान समाचार जैसी स्वतंत्र समाचार एजेंसीज को मिलाकर सरकारी एजेंसी बना दिया गया था। यानी मीडिया पर पूरी तरह से सरकारी कब्जा था। और वो लोग आज कहते हैं कि क्या गोदी मीडिया, कौन सा सवाल सरकार से नहीं पूछा जा रहा है जी। इंदिरा गांधी ने हर उस अखबार तक को बंद करवा दिया जिसे वो अपना विरोधी मानती थी और आजाद पत्रकारिता को अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझती थी। उस वक्त के पत्रकारों ने इमरजेंसी को प्रेस की आजादी का कातिल तक बताया है। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव ने कहा था कि इमरजेंसी में प्रेस की हत्या कर दी गई थी और समाचार पत्रों के दफ्तरों में मुर्दा घर जैसी शांति छा गई थी।
इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के मुताबिक गोदी मीडिया का आरोप विपक्ष का एक मुहावरा बन गया, लेकिन आज मीडिया पर ऐसा कोई सरकारी दबाव नहीं है जैसा इमरजेंसी में था। इमरजेंसी के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी छीन ली गई और विदेशी अखबारों में इमरजेंसी की खबरें छपती रही। इमरजेंसी की घोषणा पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, इंडिया हैज कमिटेड डेमोक्रेटिक सुसाइड, यानी भारत ने लोकतांत्रिक आत्महत्या कर ली है। टाइम पत्रिका ने इमरजेंसी की घोषणा के तुरंत बाद हेडलाइन दी थी कि इंदिरा गांधी की तानाशाही कायम है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट का शीर्षक दिया था, संजय गांधी के नेतृत्व में ग्रूसम कैंपेन चलाया गया। यह था विदेशी मीडिया का इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर विचार। इमरजेंसी की शिकार सिर्फ प्रेस नहीं बनी भारत, बल्कि बॉलीवुड को भी इमरजेंसी के दौरान सरकार के प्रचार की टूलकिट की तरह बना दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान शोले फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया गया था। यह कह दिया गया कि जैसा क्लाइमैक्स है उससे समाज में नफरत फैलती है। सरकार की आलोचना करने वाली फिल्में बनाने पर रोक लगा दी गई थी। किसी फिल्म के गाने या सीन में जरा सा भी सरकार विरोधी कंटेंट होता था तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती थी। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के उस दौर में कवियों और लेखकों पर भी इमरजेंसी का समर्थन करने का दबाव डाला गया। इमरजेंसी की 44वीं सालगिरह पर भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने देश के 40 बड़े लेखकों और कवियों के पत्र सार्वजनिक किए थे। इन चिट्ठियों में सभी लेखकों ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के कदम को सही ठहराया था। इमरजेंसी का समर्थन करने वालों में हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा, अमृता प्रीतम, राजिंदर सिंह बेदी, मौलाना अतीक उल रहमान, कंवर मोहिंदर सिंह बेदी जैसे प्रमुख लेखक थे। लेखकों और कवियों से इमरजेंसी का समर्थन करवाने में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने कैसे साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल किया, खुद हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में स्वीकार कर चुके हैं। अपनी आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि यह वो दौर था जब विदेश मंत्रालय के हिंदी विभाग से उनकी नौकरी खत्म होने के बाद राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि एक दिन किसी ने मुझे प्रधानमंत्री आवास से फोन किया, शायद संजय गांधी ने, कि क्या मेरा नाम आपातकालीन स्थिति में समर्थकों में दिया जा सकता है, और अगर मैं सच कहूं तो केवल गांधी परिवार से अपनी निकटता और मैत्री के कारण मैंने फोन पर हामी भर दी। बाद में कई दिनों तक रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से कई और लेखकों के साथ मेरा नाम भी इमरजेंसी के समर्थकों में प्रसारित किया गया। अपनी आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने माना कि उनको इंदिरा गांधी का उस दौर में समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन पर निजी रिश्तों का दबाव था। लेकिन सिर्फ हरिवंश राय बच्चन की बात नहीं है। देश के बड़े बड़े लेखकों और कवियों ने इंदिरा गांधी के आगे सरेंडर कर दिया था। लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में लिखा है कि अकेले हरिवंश राय बच्चन नहीं थे जिनको नौकरी, मनपसंद बंगला, राज्यसभा आदि देकर एहसानों के बोझ तले लादकर इमरजेंसी का समर्थन करवा लिया गया। ऐसे 40 जाने माने लेखक थे जिनको इंदिरा गांधी ने अलग अलग सम्मानों से नवाजा था या और कोई सहायता दी थी। सबके पास पीएम दफ्तर से फोन गया और सबने इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। इस तरह से लिया जा रहा था इमरजेंसी पर समर्थन। इंदिरा गांधी के एहसानों तले दबे बड़े बड़े लेखक और कवियों ने कैसे चाटुकारिता की हदें पार कर दी थी, इसका जिक्र भी विष्णु शर्मा ने अपनी किताब में किया। इंदिरा फाइल्स में वो लिखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के 59वें जन्मदिन पर 1976 में प्रख्यात कवियों ने पूरी एक पुस्तक अपने सम्मान में लिख डाली। उस पुस्तक में 59 कवियों की रचनाएं थी जिनकी कविताओं को इंदिरा गांधी को दुर्गे तक कह डाला गया था। उन कविताओं में रामायण की तर्ज पर उस पुस्तक का नाम रखा गया था इंद्रायण। इस पुस्तक को छपवाने में अहम भूमिका उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने निभाई। पत्रकार, लेखक, कवि, यहां तक कि बॉलीवुड के कलाकारों को भी इमरजेंसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विष्णु शर्मा अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में यह भी लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त ने तो जर्मनी के बर्लिन से इमरजेंसी के समर्थन में सीधे इंदिरा गांधी को एक टेलीग्राम भेज दिया था और उसमें लिखा था कि भारतीय आपके साथ हैं और जर्मनी के लोग भी आपके साथ हैं। इमरजेंसी का ऐलान करना एकदम सही कदम है। किसी की फिक्र मत कीजिए, वही कीजिए जो आपको सही लगता है और जो देश के लिए बेहतर है। बाद में हालांकि यह राज खुला कि उन्हीं दिनों सुनील दत्त की पत्नी नरगिस विदेश में एक केस में फंस गई थी और भारत सरकार ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि इस केस की खबर को भारतीय अखबारों में बकायदा आदेश भेजकर सेंसर करवा दिया। लेकिन यह तो सिर्फ एक घटना थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से न सिर्फ इमरजेंसी के समर्थन में बयान दिलवाए जा रहे थे बल्कि उन्हें इमरजेंसी की पब्लिसिटी टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। विष्णु शर्मा ने इस किताब में लिखा
लिखा है कि उन दिनों संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले एक म्यूजिकल इवनिंग भी दिल्ली में आयोजित की थी, जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, ऋषि कपूर, राखी, आर.डी. बर्मन, मुकेश, शशि कपूर जैसे तमाम सितारे थे जो इमरजेंसी के समर्थन में उस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधा मकसद था, जिस तरह कभी अटल बिहारी वाजपेयी को हरवाने के लिए नेहरू जी ने बलराज साहनी से उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करवाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, उसी तरह इंदिरा गांधी ने साहित्य और फिल्म क्षेत्र की हस्तियों को अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने और उन पर सामाजिक स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल करने की गलत परंपरा की नींव डाल दी थी। आपको हम सुनवाते हैं कि इमरजेंसी के समर्थन में हुई वो जो गीतों भरी शाम थी, उसमें कैसे दिलीप कुमार ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया। हम अपनी तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, एक हिंदुस्तानी संस्था की तरफ से न सिर्फ उनके साथ हैं, हम कदम हैं, बल्कि जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम करते चले जाएंगे। हम एक कल्चरल क्रिएटिव लोग हैं, हम समझते हैं इसमें कोई सियासत का कोई खास ऐसा पहलू नहीं है और सियासत भरपूर हो चुकी है। हम काफी भुगत चुके हैं उस बात को और ये एक बड़ी नेक फाल है और ये यूथ कांग्रेस के फोरम के ऊपर इतनी मुबारक कदमे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से संजय गांधी साहब और यूथ कांग्रेस के तमाम अराकीन मुबारकबाद के काबिल हैं। इसीलिए ना लोग बॉलीवुड से चिढ़ जाते हैं। बताइए, बड़े बड़े कलाकार खड़े होकर इमरजेंसी के समर्थन में बोल रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी लोग यही ना पूछते हैं कि लोगों को हमास में के साथ क्या हो रहा है वो दिख जाता है, और यहां ऑपरेशन सिंदूर पे बॉलीवुड वालों को लिखने में दिक्कत होती है। क्या कीजिएगा, वही पैटर्न चला आ रहा है आज भी। इमरजेंसी को लेकर पूरा बॉलीवुड उस वक्त दो खेमों में बंट गया था। एक तरफ वो कलाकार थे जो न सिर्फ इमरजेंसी का खुला समर्थन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इमरजेंसी का विरोध करने वाले कलाकार। इनमें देवानंद का नाम सबसे आगे था। देवानंद ने इमरजेंसी को तानाशाही भरा फैसला बताया था। उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में फिल्मी सितारों को इमरजेंसी के पक्ष में भाषण देने को प्रोपेगेंडा कह दिया था। उन्होंने इमरजेंसी के समय नेशनल पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। किशोर कुमार भी इमरजेंसी के घोर विरोधी थे। किशोर कुमार ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का गुणगान करने वाला जिंगल गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके सभी गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया था। मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार को भी इमरजेंसी में इंदिरा सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ी। संजय गांधी ने मनोज कुमार को एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहा था जिसमें आपातकाल की बड़ाई करनी थी, लेकिन मनोज कुमार ने मना कर दिया तो उनकी फिल्मों को दूरदर्शन से बैन कर दिया गया। साउथ इंडिया की नेशनल अवार्ड विनिंग अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी ने भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके बिना किसी मुकदमे के 8 महीने तक बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। आपातकाल जितना भयंकर था, उससे भी भयंकर और खतरनाक इसे लगाने का मकसद था। अभी तो आपातकाल में हुआ क्या आपको यह बताया है, लेकिन क्या होने वाला था वो सुनिएगा तो और पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी के आरोप में दोषी साबित होने की वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आपातकाल लगाने की प्लानिंग पहले ही हो गई थी और इसका मकसद बहुत ही भयानक था। आपातकाल और इंदिरा गांधी पर लिखी इतिहास की किताबों को खंगालने पर पता चलता है कि आपातकाल का लक्ष्य तो कुछ और ही था। इंदिरा गांधी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती थी, संविधान बदल के नई शासन व्यवस्था लागू करना चाहती थी। इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बनाने की योजना थी। भारत में चीन जैसी शासन व्यवस्था लागू करने की प्लानिंग चल रही थी, यानी डेमोक्रेसी खत्म, चुनावी सिस्टम खत्म करने का प्लान चल रहा था। और सोचिए, अगर आपातकाल के दौरान कांग्रेस और इंदिरा गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए होते तो आज जो भारत हम देख रहे हैं ना, वो भारत होता ही नहीं, चुनाव ही नहीं होते बॉस। एक ही सिंगल परिवार का पूरा राज चल रहा होता। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति होती, फिर राजीव गांधी बनते, फिर कोई और बनता, फिर कोई और बनता। ये सारी बातें इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं जो इमरजेंसी के काले मंसूबों की गवाही दे रहे हैं। आज आपको आपातकाल के असली मकसद के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया था। आपातकाल लगाने की चर्चा और प्लानिंग जून 1975 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था, जबकि जनवरी 1975 में पश्चिम बंगाल के तब के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने आपातकाल लगाने का सुझाव दे दिया था। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा था कि देश में आपातकाल लगाकर विपक्ष के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जाए। जनवरी में
यानी आपातकाल लागू होने से 6 महीने पहले ही इसकी चर्चा और प्लानिंग हो चुकी थी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का मतलब यही हो सकता है कि इंदिरा गांधी के सामने कोई बचे ही नहीं, सारी पार्टियां और नेता खत्म हो जाए। यानी देश को लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी और आपातकाल लागू होने के फौरन बाद ही कांग्रेस की तानाशाही सोच सामने आने लगी थी। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और अगस्त 1975 में कांग्रेस के माउथपीस नेशनल हेराल्ड ने क्या लिखा था पता है आपको? कि अब समय आ गया है कि भारत देश सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी में बदल जाए। यह नेशनल हेराल्ड में छपा था कि सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी मतलब और कोई पार्टी बचे ही नहीं। नेशनल हेराल्ड में वही छपता था जो कांग्रेस के विचार होते थे और 1975 में नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस के सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी के विचार को पूरे देश के सामने रख दिया। जिस तरह चीन में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है, वैसा ही कांग्रेस भारत में चाहती थी और यही बात आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि संजय गांधी यही प्लानिंग कर रहे थे। एक बार अमित शाह को भी सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि ये भारत को चाइना बना देने वाला जो विचार चल रहा था, इसको लेके और क्या हुआ था। आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं यह संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। आपातकाल लागू होने के साथ ही कांग्रेस में चर्चा होने लगी कि बॉस मौका मिल गया है, अब तो संविधान भी बदल सकते हैं और हमेशा के लिए सत्ता में बने भी रह सकते हैं। बीके नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे और इंदिरा गांधी के सलाहकार भी रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को संविधान में संशोधन करने की सलाह दी, जिसके बारे में श्रीनाथ राघवन अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द इयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि सितंबर 1975 में बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपातकाल लगाने का फैसला आपने बिल्कुल सही लिया है। जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक इसका फायदा उठाना चाहिए। इस समय संसद में आपके पास 2/3 बहुमत है, आप संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति बन सकती हैं और सारी संवैधानिक शक्तियां अपने पास रख सकती हैं। भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जिसे जनता खुद चुने और वो राष्ट्रपति देश की संसद पर निर्भर न रहे। ऐसा राष्ट्रपति जो कठोर, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में समर्थ हो। आप सोचिए, जैसे चीन में राष्ट्रपति है ना, वैसा सिस्टम भारत में बनाने का प्रयास चल रहा था। खत्म कीजिए संसद, क्या है ये सब। आप बन जाइए राष्ट्रपति इंदिरा जी और सारी पावर अपने पास ले लीजिए। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता संजय गांधी को माना जाता था। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, एक तरह से वही सरकार चला रहे थे और जो मन में आ रहा था फैसले ले रहे थे। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और 1976 के खत्म होने तक देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि 1976 के मध्य में इंदिरा गांधी ने डीके बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे को राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए कहा। इन तीनों ने एक पेपर तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया कि नई संविधान सभा बनाई जाए, जिसके तहत संविधान के तहत देश राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ जाए। इस पेपर को AR अंतुले ने तैयार किया था, लेकिन डीके बरुआ ने इसे लीक कर दिया, जिसके बाद संजय गांधी की टीम को यह पेपर हाथ लगा और साल 1976 के अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि संविधान को बदल दिया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी जाए। संजय गांधी चाहते थे कि देश की संसद को संविधान सभा में बदल दिया जाए और प्रस्ताव दिया कि देश में डायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति हो, जिसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत हो, लेकिन बिना किसी जवाबदेही के, जैसा अमेरिका में होता है उसके ठीक विपरीत। यानी सारी शक्ति गांधी परिवार के अंदर आ जाए, इंदिरा गांधी के पास आ जाए, इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके थे इमरजेंसी के बाद। संविधान बदलने के, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू करने के लिए संजय गांधी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए संजय गांधी ने क्या क्या किया था, उसके बारे में इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा और बिहार की विधानसभाओं में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पास करवा दिया। यानी संजय गांधी पूरी तैयारी कर रहे थे भाई कि देश में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाएगा। संजय गांधी संविधान बदलना चाहते थे, चुनाव सिस्टम खत्म करना चाहते थे। इंदिरा गांधी सलाह मशवरा शुरू कर चुकी थी कि हाँ बताओ ये कैसे कर सकते हैं। संजय गांधी के करीबी नेता भी उस समय चुनाव के झंझट को खत्म करने की बातें करने लगे थे। और इसके बारे में भी इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव की बकवास को, लाइन सुनिए, चुनाव की बकवास को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए और हमारी बहन इंदिरा गांधी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए क्या था ये इमरजेंसी, क्या थी ये इमरजेंसी, कैसी प्लानिंग गांधी परिवार और उसके आसपास का इकोसिस्टम कर रहा था। और अगर वो हो गया होता, बाप रे बाप। बंसीलाल इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बहुत करीबी थे। यानी आपातकाल का असली मकसद वो नहीं था जो आज तक आपको बताया गया है कि देश को खतरा है इसलिए आपातकाल लगो, बल्कि आपातकाल इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस हमेशा राज करते रहना चाहती थी कि चुनाव खत्म करो और हम ही रहेंगे बस। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि संविधान बदल दिया जाए जिससे सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो सके। आपातकाल के बाद भी कांग्रेस नेताओं के सुर नहीं बदले थे। 1977 के चुनाव में बुरी हार के बाद संजय गांधी खुश नहीं थे क्योंकि वो चुनाव ही नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी में 1977 की हार के बाद संजय गांधी से मुलाकात का एक किस्सा लिखा है। कुलदीप नैयर ने लिखा कि 1977 की चुनावी हार के बाद वो प्रधानमंत्री आवास पर गए जहां संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। अब सुनिए बात क्या हुई थी। संजय गांधी से कुलदीप नैयर ने पहला सवाल पूछा कि आप क्या सोचते थे कि आपातकाल में जो कुछ हुआ उससे कैसे बच पाएंगे। इस पर संजय गांधी ने कहा कि अगर चुनाव ही नहीं होते तो वो आज भी सरकार चला रहे हो। इस पर अगला सवाल किया गया कि तो फिर आपने चुनाव करवाया क्यों। इस पर संजय गांधी ने कहा कि इसका जवाब मेरी मां से पूछिए। अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता और